चलिएगा मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज स्वास्थ्य एवं पोषण, जो बायोलॉजी का है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और आज जो है आपको 7 संग्रह नहीं आया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं लाया क्योंकि आप सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी को 2 बजे तक जो है एकदम धाकड़ अपडेट कर दूँ। ठीक है, और आपको एकदम अच्छे से ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाए साइंस में कि आपको और फिर एक्स्ट्रा पढ़ाएँ तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। फटाफट जवाब देंगे क्योंकि और भी प्रैक्टिस सेट करवाने की सोच रहा हूँ मेरे दोस्त। तो चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो कौन ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा ईंधन का कार्य करता है। याद रखिएगा, वसा भी करता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ईंधन का कार्य जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि कैप्सूल का आवरण बनता है। कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं उसका जो ऊपरी जो हिस्सा है, कवर जो है, किस आवरण का बना होता है, यही सवाल है मेरे दोस्त। तो कैप्सूल का आवरण जो है बना होता है, तो याद रखिएगा, स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं। आगे सवाल बनता है, तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्त, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का अगर प्रमुख घटक की अगर बात करें तो कौन सा होगा, ये बताइएगा। VVI प्रश्न है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज का बना होता है, फ्रक्टोज का बना होता है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ग्लूकोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है जो है हमारे अंदर, हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है, पांचवा प्रश्न है, ये ऑप्शन के अनुसार मैंने बताया है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न चलिए देखते हैं। तो एथिल्ट, याद रखिएगा, एथिल्ट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, बताइए किसे जल्दी और किससे जो है ऊर्जा जो है जल्दी मिलता है और ज़्यादा मिलता है, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है एथलीट को, याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा मिलता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो लगाए पांचवा का वो सही लगाए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है, बताइएगा। प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सातवें प्रश्न की ओर चलेंगे। सातवां प्रश्न है मेरे दोस्त, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का अगर निर्माण की अगर बात करें तो याद रखिएगा, प्रोटीन से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। देखिए, विटामिन कुछ ऐसा नहीं है, सूर्य से प्राप्त करते हैं और मछली के तेल से प्राप्त करते हैं, तो इसका विटामिन का कोई जो है शरीर से वैसा जो है बहुत कम होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब है प्रोटीन से, याद रखिएगा। तो शरीर की रचना की भी बात करेगी तो प्रोटीन को याद करेंगे। ठीक है, ऐसे अपने तरीके होते हैं, ऑप्शन छाट के कर सकते हैं। आठवें प्रश्न की ओर है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। ठीक है, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है, ये बताइएगा। तो एंजाइम अगर बात करें तो प्रोटीन है, याद रखेंगे। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, नौवां प्रश्न की ओर चलेंगे। नौवां प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी होता है। तो जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम है, याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, चलेगा, बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करते चलेंगे मेरे दोस्त। 10वां प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा, सोयाबीन में जो है प्रोटीन का प्रतिशत अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखिएगा 42% बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 11वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 11वां प्रश्न है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो अगर पूछे किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो याद रखिएगा, चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस, दूध, दाल, इस में पाया जाता है। आगे चलेंगे, 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। अगर प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत की बात करें तो सोयाबीन को याद करेंगे। क्या मैंने सही बोला? क्योंकि 40% जो है स्रोत में सोयाबीन में ही मिलता है, तो इसलिए आपके सामने ऑप्शन नंबर 42% सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा मिलती है सोयाबीन में। 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलिएगा आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहाँ जमा होता है, कैसे जमा होता है, किस रूप में जमा होता है, ये बताइएगा। तो 15वां प्रश्न की अगर ओर चलें, 13वां प्रश्न की ओर चलें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई वसा उत्तक में जमा होता है। याद रखिएगा वसा उत्तक में जमा होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 14वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नांकित भोजन में से याद रखिएगा निम्नांकित भोजन में से किस से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बताइएगा सर्वाधिक ऊर्जा जो है बताइएगा प्रति ग्राम के रूप में जो है सबसे ज़्यादा किससे मुझे प्राप्त होता है या हमारे शरीर को प्राप्त होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा वसा से प्राप्त होता है। याद रखिएगा देखिए यहाँ पे चेंज है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रति ग्राम याद रखिएगा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वसा से याद रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से याद रखेंगे। 15वां प्रश्न है विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित जो है किया है, बताइएगा। विटामिन शब्द का जो है किसने प्रतिपादित किया है, उनका नाम बताइए। विटामिन की खोज किसने की है, ये सवाल है, बस प्रतिपादित किया है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फंकस का नाम आप सुने होंगे, फंकस ने किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा फंक ने, याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग को याद करते थे ना तो फंकस बोल देते थे, तो आदत हो गया था फंक्स, तो फंक याद रखिएगा। चलिएगा 16वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक जो है पदार्थ कहा जाता है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ये बताइएगा। 16वां प्रश्न का 4 ऑप्शन है, उसमें से याद रखिएगा रक्षात्मक अगर पदार्थ की बात करें तो हम लोग विटामिन की बात करेंगे। हमारी रक्षा जो है, हमारे शरीर की रक्षा जो है विटामिन करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 17वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, विटामिन में कौन सी गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये सवाल कर रहा है मेरे दोस्त। बस यही क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे गाजर में कौन सी विटामिन होती है तो विटामिन ए होता है, ये ध्यान रखिएगा। फटाफट चलिए रहेंगे मेरे दोस्त, आप चाहें तो स्लो करके देख सकते हैं, स्पीड करके देख सकते हैं, जैसी इच्छा हो। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, बस आप कमेंट और सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाते रहेंगे मेरा, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन जो है ए संचित रहता है, कहाँ रहता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा यकृत में, लिवर में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 18वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, 19वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न है रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है, बताइएगा। याद रखिएगा रतौंधी का मुख्य कारण जो है किस विटामिन की कमी से है, ये बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा विटामिन ए, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है थायमीन। थायमीन है क्या है थायमीन, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा थायमीन जो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए B1 में है, याद रखिएगा। तो थायमीन क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, याद रखेंगे। 20वां प्रश्न का जवाब याद रखिएगा। तो थायमीन का जो है पूछेगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है 21वां प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी विटामिन 12 में होता है, आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलेंगे आगे की ओर चलेंगे, 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां प्रश्न है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो है सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ये बताइएगा। तो 22वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, विटामिन सी का जो है सबसे उत्तम स्रोत क्या है। पता नहीं, इतना डिस्टर्बेंस होता है मेरे दोस्त, क्या बोलूं। चलिएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है बताइएगा। तो याद रखिएगा 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आंवला होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 23वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो जैसे ही विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद लगा दीजिएगा, क्या अस्कॉर्बिक अम्ल लगा दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 24 की ओर चलेंगे। 24 है कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आप जानते हैं कि दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी से होता है, आप अच्छे से जानते हैं। 24वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्त 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 25वां प्रश्न क्या है, चलिएगा आगे चलेंगे। 25वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मछलियों में यकृत के तेल
में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली में याद रखिएगा, मछली के यकृत के तेल में, मतलब लीवर में, मछली के लीवर में जो है किसकी प्रचुरता मात्रा जो होती है बताइएगा। तो आपको बताया था मैंने, सूर्य में और मछली के यकृत मतलब लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी होता है, याद रखिएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी लगाए वो सही लगाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 25वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी लगा चुके हैं ना मेरे दोस्त, तो ठीक है आगे चलेंगे। आगे क्यों चलेंगे, आगे 26वां प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो अगर आपसे पूछे 26वां प्रश्न का विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, तो देखिएगा आप लगा दीजिएगा टोकोफेरॉल लगा दीजिएगा, क्योंकि टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 27वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 26वां प्रश्न, सॉरी मेरे दोस्त, 26वां प्रश्न मैंने बताया ऑप्शन नंबर डी। हाँ चलिए 27वां प्रश्न चलते हैं, हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था। चलिए 27वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में अगर रक्त की थक्का की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन के लगा देंगे, बिना सोचे समझे विटामिन के होता है, याद रखिएगा। तो जो विटामिन के लगाए हैं वो आंसर सही लगाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 28वां प्रश्न क्या बोलता है मेरे दोस्त कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं इस 4 ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम होता है। क्या होता है 28वां प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, सही है, याद रखेंगे। चलिए 29वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 29वां प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है जो हमारे हृदय, हमारे दिल को धड़कने को नियंत्रित करता है? बताइएगा कौन सा खनिज है, बताएंगे। उसका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। 29वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी पोटाशियम, देखिएगा पोटाशियम है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, प्रश्न की ओर चलेंगे। 30वां प्रश्न आप देख रहे हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बताइएगा सागरीय जो खरपतवार है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आयोडीन है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 31वां प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का जो है तत्व कितना प्रतिशत होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 65% होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेगा 32वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 32वां प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बताइएगा पालक के पत्तों में किसकी मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, ये बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो आप जानते हैं इसे देखते ही आप ऑप्शन नंबर बी आयरन की मात्रा लगा दीजिएगा। तो पालक के अगर जो साग खाते हैं वो याद रखिएगा उसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे की बात करते हैं। 33वां प्रश्न, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो किसमें जो है भरपूर लौह तत्व पाते हैं, बताइए। लौह मतलब आयरन तत्व पाते हैं किसमें? तो आप जानते हैं कि पालक में जानते थे, ऑप्शन में पालक नहीं है, तो और किस में होगा बताइएगा। तो पालक क्या है? एक हरी सब्जी है, याद रखेंगे। तो हरी सब्जी है तो याद रखिएगा हरी शाक होगी, तो हरी सब्जी होगी, याद रखिएगा। तो किसमें भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं? तो हरी सब्जी में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया था 32 का, चलते हैं 32 में। 32 से देखिएगा पालक के पत्तों में किसका मात्रक जो है सबसे अधिक होता है? तो पालक के पत्तों में सबसे अगर पूछा जाए कि अधिक मात्रा किसमें मतलब सबसे अधिक किसमें होता है, तो आयरन में होता है, याद रखिएगा। तो पालक के पत्तों में आयरन जो है मात्रा जो है सबसे अधिक होता है, याद ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 33वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 33वां प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हरी सब्जी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है 34वां कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो निम्नलिखित की कमी से एनीमिया होता है, तो किसकी कमी से एनीमिया होता है, ये बताइएगा। तो लोहे की कमी से जो है एनीमिया हो जाता है, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी लगाए हैं वो सही लगाए हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है 35वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 35वां प्रश्न है मेरे दोस्त कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आंत जो है प्रभावित होता है, मतलब हमारे शरीर का जो है आंत जो है प्रभावित होता है अगर टाइफाइड बीमारी होती है तो, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि पेचिस रोग जो है पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ
कौन सा है, ये पूछना चाह रहा है, प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग जो होता है हमारे शरीर में, पेचिश रोग होते हैं, रोग के लिए उत्तरदायी बताइए कौन सा प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं तो कौन सी प्रोटोजोआ है, 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा एंटी अमीबा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा ऑप्शन नंबर 37वां प्रश्न का क्वेश्चन देखिए, हैजा का क्या कारण है। इसमें 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा। तो हैजा का क्या कारण है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। तो हैजा फैलने का कारण है बैक्टीरिया जीवाणु, याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए हैं। 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है, मतलब ELISA का टेस्ट किया जाता है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो बताइएगा किसके जांचने के लिए, मतलब किसे जांचने के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है, ये बताइएगा। 38वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। एड्स को नापने के लिए, एड्स को HIV कहते हैं, HIV के रूप में जान सकते हैं। HIV क्यों, क्या है HIV, ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे दोस्त। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे। आगे हम 40वां प्रश्न की ओर चलेंगे। एवियन याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा, याद रखिएगा एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू जो है विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, बर्ड फ्लू जो विषाणु है, वायरस है, उसे हम लोग किस रूप में निरूपित करते हैं। 4 ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है, तो बताइएगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। तो इसमें 39 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, H5N1, याद रखिएगा H5N1 मुर्गी से नहीं फैलता था, उसी से है। तो H मैंने हेन, याद रखिएगा, है ना, H5N1 लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है 40वां प्रश्न। चलेंगे, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। तो बताइए किसकी कमी से हमारे जो है दंत क्षय हो जाते हैं, ये बताइएगा। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा फ्लूओरिन से जो है दंत क्षय हो जाते हैं। तो याद रखिएगा फ्लोरीन अगर हो गया तो आपका दंत क्षय हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, 41वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 41वां प्रश्न क्या है कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। अगर गुर्दा पथरी मतलब किडनी के पथरी को पता लगाने के लिए कौन सा ऐसा जो है उपकरण बताइए या प्रतिबिंब यंत्र बताइए कि प्रयोग में लाया जाता है, उस उपकरण का नाम बताइए। तो 41वां प्रश्न का जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप लोग करवाते होंगे, किन्हीं को पथरी हुआ होगा तो करवाया जाता है। चलिएगा 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत जो है सिरोसिस पैदा करती है। सिरोसिस जो है पैदा करती है, इस 4 ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो याद रखिएगा कॉपर, याद रखिएगा कॉपर जो है इसकी आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे आपके सामने 43 का आंसर का जवाब दीजिए कि मानव शरीर में, ये सब आवाज़ जो है ना बहुत इरिटेटिंग है, अब हटा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बताइएगा। तो 43 का आंसर का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इस्कीमिया याद रखिएगा, ये होता है, याद रखेंगे। चलिएगा 44वां प्रश्न की ओर चलेंगे। टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड जो है पैदा किया जाता है, ये बताइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, टाइफाइड जो है पैदा से बताइएगा। तो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। तो साल्मोना टाइफी द्वारा होता है। आगे की ओर चलेंगे, 45वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 45वां प्रश्न है BCG प्रतिरक्षण होता है। BCG जो है प्रतिरक्षण होता है, BCG जो है प्रतिरक्षण होता है। तो कैसे, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 45 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, टीबी के लिए होता है, प्रतिरक्षण होता है, याद रखिएगा। तो BCG प्रतिरक्षण होता है, टीबी के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा 46 के और चलेंगे। 46 है आपका मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है पानी द्वारा नहीं होता है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि पानी द्वारा नहीं होता है, ये जवाब दीजिए। 46 का आंसर का जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा फ्लू जो है, आपको जो है बर्ड फ्लू कहिए या फ्लू बीमारी कहिए, स्वाइन फ्लू कहिए, जो कहना है कह सकते हैं, वो फ्लू जो है पानी द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड पानी द्वारा होता है, हैजा जो है पानी द्वारा होता है, अमीबिया सिस जो है
अमीबियासिस जो है ये भी पानी द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्लू जो है आपको पानी द्वारा नहीं होता है। आगे चलेंगे 47 का आंसर का जवाब दीजिए। निमोनिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जैसे टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है, तो निमोनिया रोग जो है बताइए मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित करता है? 47 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। क्या बोलिएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, फेफड़ा आपका जो है प्रभावित करता है। तो निमोनिया रोग जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो फेफड़ा करता है, याद रखेंगे। चलिएगा आगे की ओर चलेंगे, 48 के आंसर की ओर चलेंगे। तो पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा निरूपित जो है किया जाता है या किस शब्द द्वारा जाना जाता है, ये बताइए। ये प्रश्न है, बताएंगे। 48 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी लगाइएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी भाई? तो पूर्ण स्मृति लोप को जो है हम लोग एमनीसिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। याद रखेंगे पूर्ण स्मृति लोप को हम लोग किस शब्द से जानते हैं? तो एमनीशिया के नाम से जानते हैं, यह ध्यान रखिएगा। VVI प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 49 का आंसर की ओर चलेंगे। 49 में है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, क्या होते हैं ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा प्रोटीन्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 50 प्रश्न की ओर चलेंगे। 50 प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होता है, ये जवाब देंगे। 50 प्रश्न की ओर चलेंगे और जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा पीलिया जो है किस संक्रमण के कारण होता है, ये जवाब देंगे। और ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पीलिया जो है यकृत लीवर के कारण संक्रमण के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 51 का आंसर की ओर चलेंगे। अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो अरक्ता में याद रखिएगा, अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है कम हो जाती है, ये बताइएगा। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। 51 का आंसर का जवाब दीजिए तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण अरक्ता फैल जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 52 का आंसर का जवाब दीजिए। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। तो चेचक जो है जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं होने का कारण क्या है, उसका नाम बताइए। 52 का आंसर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, वेरिओला वायरस कहते हैं, याद रखेंगे। वेरिओला वायरस कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है 53 का आंसर का जवाब दीजिए। गाय के दूध का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण पीला रंग होता है? तो बताइएगा किसके दूध का जो है रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? ये 4 ऑप्शन आप जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण जो है हमारा गाय का दूध पीला हो जाता है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 54 का आंसर का जवाब दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ रिपीट करना है इसलिए मैं स्पीड कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और हौसला बढ़ाएं मेरे दोस्त। और थैंक यू जो कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिएगा आपके सामने 54 का आंसर का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, प्लेग। ठीक है, वायु के माध्यम से फैलने वाला प्लेग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लेग रोग है। चलिए 55वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 55वां प्रश्न क्या है कि इनमें से बताइएगा, इनमें से वसा में कौन जो है विलय नहीं होता है? तो इनमें से जो है इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा जो है वसा में विलय नहीं होता है। तो आपको पता है बी और सी को छोड़कर सब विलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और एक और सी होगा, जो कि पानी में घुलता है लेकिन वसा में नहीं। यही ऑप्शन था, यही आंसर था। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। और ए हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब जो है वसा में घुल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। 55वां प्रश्न हो गया क्लियर, चलिएगा। ठीक है, 56 प्रश्न की ओर चलेंगे। 56 प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है। बताइएगा आइसोटॉप है क्या है, बताइएगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 56 का आंसर का जवाब दीजिए मेरे दोस्त। आपके लिए बहुत ही VVI प्रश्न है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कोबाल्ट 60 याद रख सकते हैं, CO60 बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो कैंसर के उपचार के लिए याद रखिएगा प्रयुक्त रेडियो जो है याद रखिएगा आइसोटॉप
टॉप जो है आइसोटॉप जो है आपको CO60 है, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 बोल सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 56 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलेंगे, आगे सवाल है मेरे दोस्त 57। ECG है, ECG क्या है बताइएगा, इसका बताइएगा ECG क्या है ये बताइएगा। तो इसे इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रो क्या है बताइएगा, ECG क्या है। तो याद रखिएगा 50 बताइएगा 57 का बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी याद रखिएगा, कार्डियोग्राफी याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, याद रखिएगा। ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो और जी से ग्राफी याद रख सकते हैं। तो CGE का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, आगे चलें। 58 का आंसर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। तो कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, नहीं में देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जवाब दीजिए 58 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। टाइफाइड जो है नहीं फैलता है रक्तदान के द्वारा, क्योंकि आंत इफेक्ट करता है टाइफाइड, याद रखेंगे। नहीं तो हेपेटाइटिस जो है आपको रक्तदान से होता है, HIV जो है रक्तदान से, मलेरिया भी रक्तदान द्वारा फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। मतलब कहने का मतलब मलेरिया तो मच्छर काटेगा, लेकिन रक्तदान को प्रभावित करता है, ब्लड को प्रभावित करता है ना, याद रखिएगा। 59 की ओर चलेंगे। तो पित्त ज्वार जो है संचारित किया जाता है। तो पित्त जो ज्वार है वो संचारित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है ये मेरे दोस्त बताएंगे। तो 59 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हेमोगोकस याद रखिएगा, हेमोगोकस या ईडिस द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसका नाम है हेमोगोकस और ईडिस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए हैं वो सही जवाब लगाए हैं। तो पित्त ज्वार जो है संचारित किया जाता है कैसे, तो हेमोगोकस या याद रखिएगा या ईडिस द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 60 प्रश्न की ओर चलेंगे। 60 प्रश्न है आपके सामने। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो हमारे शरीर में जो है संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन का नाम बताइए मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए ही है जो हमारे शरीर के संक्रमण को मतलब रोकने में मदद करता है। चलेगा 61 की ओर चलेंगे। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो बताइएगा छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। विटामिन सी जो है धोने से जो है नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 62 का आंसर का जवाब दीजिए। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सी जो है मानव शरीर में बीमारी होती है, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो देखिए विटामिन B1 बेरी होता है, ये तो आप कर सकते हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा होता है। अरक्ता का नाम सुने हैं, तो क्या अरक्ता होगा, एकदम अरक्ता होगा मेरे दोस्त। ये C से संबंधित है, ये B1 से संबंधित है, ये D से संबंधित है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर है मेरे दोस्त। इस तरह से आपको जब पढ़ लीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो आपको ऑप्शन काटना आसानी से आ जाएगा और रिजल्ट तो उसका क्या बोलते हैं एग्जाम बिना सोचे देगा। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त आगे शुरू करते हैं। 63 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 63 का आंसर का जवाब चलिए देते हैं। तो चलिए दीजिए। तो याद रखिएगा जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, ये बताइएगा। 63 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, डायबिटीज़ मेलिटस याद रखिएगा, डायबिटीज़ मेलिटस याद रखेंगे। तो जिस बीमारी में रक्त के शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिटस, याद रखेंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्त। आगे है 64 का आंसर का जवाब दीजिए। मिनी माता रोग का कारण है। तो मिनी माता रोग का कारण क्या है, ये बताइएगा। 64 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, पारा याद रखेंगे, पारा है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 65 का आंसर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सा जो है अनुवांशिक रोग है जिसमें यौन संबंधित है, ये बताइएगा। आपके सामने 65 का आंसर का जवाब दीजिए। तो 65 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा हीमोफीलिया जो है आपका जेनेटिक है, यह ध्यान रखिएगा।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे मेरे दोस्त 66 की और चलेंगे। 65 का ऑप्शन नंबर ए लगा दिए हैं तो सही हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 66 का बताइएगा EEG। EEG जो है इसका फुल फॉर्म बताइएगा। ECG का मैंने बता दिया, EEG का फुल फॉर्म बताइए। EEG से जिस अंग की कार्य जो है प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है, मतलब प्रकट होती है वह है क्या है, बताइएगा वह क्या है, बताएंगे। EEG, EEG याद रखेंगे। जो बताइएगा कौन सा अंग का कार्य प्रणाली जो है प्रकट होती है, बताइएगा। 66 का आंसर का जवाब याद रखिएगा मस्तिष्क, याद रखिएगा मस्तिष्क, याद रखेंगे मस्तिष्क का होता है, याद रखिएगा। तो बताइए हृदय का क्या होता है, जस्ट अभी मैं बताया हूँ लेकिन हृदय के बारे में नहीं बताया, उसके फुल फॉर्म बताया है, बताइएगा। चलेगा 67 का आंसर का जवाब दीजिए। इस वीडियो के बाद आपको PDF मिल जाएगा मेरे दोस्त, बस इस वीडियो को ख़त्म होने पर। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो बताइएगा किस तत्व के कारण जो है घेंघा रोग होता है, ये बताइएगा। 67 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो 67 का आंसर का जवाब बोलिए मेरे दोस्त, बंदिए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, आयोडीन, बताइएगा। तो घेंघा रोग क्या होगा, आयोडीन की कमी से होता है, बताइएगा। आयोडीन जो घेंघा रोग होता है उसका नाम बताइए, तो कौन सी बीमारी के कारण होता है, उस बीमारी का नाम बताइए। चलिएगा 68, घेंघा रोग का नाम एक और होता है ना, थोरक्सिन करके, तो उसका पूछ रहा था मैंने। चलिए छोड़िए, आगे चलिएगा। कमेंट करना होगा कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है मेरे दोस्त। 68 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लैक्टोज के कारण होती है, याद रखिएगा। ये आपका जो है पोषण से सारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है मेरे दोस्त, बस आप इस तरह से लगे रहिए, सारे वीडियो को देखते रहिए, आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं वादा करता हूँ। बस मुझ पर भरोसा करके पढ़ाई करें और मेरे दोस्त सारे वीडियो को वाचिंग कर लें, क्योंकि ज़रूरी है मेरे दोस्त, ये नहीं कि ज़रूरी है वीडियो देखना, ये ज़रूरी है कि आप तैयारी कितना कर सकते हैं। इसलिए मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं साइंस का सारा करवा चुका हूँ वीडियो, ये रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपको छूटे नहीं, पोषण से करवा रहा हूँ, मानव शरीर का करवा चुका हूँ, पोषण से करवा रहा हूँ। घात करो और छिप जाओ, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु बताइए, वायरस बताइए कौन सा है। घात करेगा और छिप जाएगा, उसका नाम बताइए विषाणु का, बहुत अच्छा है, बताइएगा। 69 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा RSV विषाणु होता है, मतलब RSV जो है विषाणु जो होता है, घात करो और छुप जाओ के नाम से विख्यात है, वो वायरस है, याद रखिएगा। याद रखिए RSV वायरस है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 70 प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। 70 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है, तो बताइएगा निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है दूध में पाई जाती है, ये बताइएगा। 70 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, केशिन में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा 71 प्रश्न है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ये बताइएगा। अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाता है मतलब रुधिर में श्वेत रक्त कणिका, तो बताइएगा रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ल्यूकेमिया कहते हैं, याद रखिएगा, ल्यूकेमिया कहेंगे, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 72 का आंसर की ओर चलेंगे। 72 है कि कोलेस्ट्रोल, ठीक है, कोलेस्ट्रोल, याद रखिएगा। सॉरी उच्चारण में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हुई, और याद रखिएगा कोलेस्ट्रोल जो है, बताइएगा इसमें 4 ऑप्शन में क्या है, बताइएगा। तो 72 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल को कहते हैं, याद रखिएगा। हम करेंगे फटाफट, जबरदस्त। आज चलेगी जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो चलिए जंतु जगत का वर्गीकरण का जितना भी प्रश्न आता है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपका ये सारा क्वेश्चन जो है साइंस का करवा चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, फटाफट चलेगा, स्पीड भी चलेगा, तो बस तैयार रहें और सेट प्रैक्टिस का तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखेंगे पहला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखते हैं, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, प्रोटोजोआ में, याद रखेंगे। आगे चलेंगे सेकंड प्रश्न की ओर चलेंगे। सेकंड है कि निम्नलिखित, याद रखिए निम्नांकित हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, अमीबा है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है हरा प्रोटोजोआ
के नाम से जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ जो है के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं किस नाम से जाना जाता है ये बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, यूगलीना के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे मेरे दोस्त, आगे चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा जो है हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है ये बताइएगा। मनुष्य के शरीर में जो है एंटी अमीबा जो है हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है ये बताइएगा। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, आंत में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न की ओर चलेंगे। पेचिस या अमीबा वायसिस याद रखिएगा, पेचिस या अमीबा वायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, बताइएगा। पेचिस या अमीबा वायसिस याद रखिएगा के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, ऐसा प्रोटोजोआ का नाम बताइए। पांचवा प्रश्न है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी एंटी अमीबा याद रखेंगे। क्या बोलिएगा? एंटी अमीबा याद रखिएगा। चलेंगे छठे प्रश्न का, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? तो मलेरिया बुखार जो पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है कौन है ये बताइएगा। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, प्लाज्मेडियम याद रखिएगा, प्लाज्मेडियम नाम है, याद रखेंगे। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो प्लाज्मेडियम नाम है, याद रखेंगे। मेरे दोस्त ये चल रहा है आपके लिए, स्पेशली साइंस का चल रहा है। सार संग्रह का मैंने महामैराथन डाला था इसलिए छोड़ दिया आज, लेकिन आपको 2 बजे जो होने वाला है 2 प्रैक्टिस सेट्स शुरू होने, मतलब एक ही बार होगा, पोषण से लेके और पादप जगत का जो चल रहा है वो चलेगा। तो तैयार रहिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेरे दोस्त। साइंस का, बायोलॉजी का खत्म करेंगे, तब फिर शुरू करेंगे फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। तो चलिए चलते हैं। 7वां प्रश्न आप देखते हैं, काला जो जार होता है, काला अजार कहते हैं इसे, काला अजार कहिए, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, कौन सा है प्रोटोजोआ है ये बताइएगा। 7वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लिगमेनेशिया जो कहते हैं, लिगमेनेशिया कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो लगाए हैं वो सही लगाए हैं, याद रखेंगे। 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 1 मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे हाइड हो गया। 8वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न है, निद्रा रोग जो स्लीपिंग जो बीमारी होती है, सोने की बीमारी पैदा करता है, तो कैसे करता है ये बताइएगा। तो निद्रा रोग जो है इस 4 ऑप्शन में जो है पैदा करता है, कौन सा होगा ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, पी होगा, ट्रिपैनोसोमा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा होता है, याद रखेंगे। 9वें प्रश्न की ओर चढ़ेंगे। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीव चक्र किसने खोजा था ये पूछ रहा है। तो मच्छर में जो मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र होता है किसने खोजा था ये पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो जीवन चक्र का कौन खोजा है ये बताइएगा। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रॉश ने, उन्होंने ही खोजा था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 10वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। तो स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये बताइएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ऑस्टिया कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल है 11वां प्रश्न, स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। तो स्पंज के सिर पर जो है स्थित जो है बड़ा छिद्र कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताइएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कुल्मा जो है कहलाता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे। फटाफट सेट देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैंने तो निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, बताइएगा। किस में रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेता है, वो कौन होता है ये बताइएगा। तो आप जानते हैं, इसे देखते ही आप आंसर लगा दिए होंगे, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी, हाइड्रा याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 13वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 13वां प्रश्न है, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति जो है का निर्माण किसके द्वारा होता है ये बताइएगा। तो कोराल जो रीफ है, मतलब प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है। 13वां प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा, याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा के जो है के द्वारा कहिए निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 14वें प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रवाल बताइएगा, कोराल जो होता है प्रवाल जो है बताइएगा क्या है। प्रवाल भित्ति जो था, प्रवाल क्या है यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ये 14वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एक समुद्रीय जीव है, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? एक समुद्रीय जीव है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 15वां प्रश्न है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है ये बताइएगा। आप जानते हैं 15वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ऑरिलिया को
जेलीफिश के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं वो सही लगाए हैं, याद रखेगा। 16वें प्रश्न की ओर चलेंगे। समुद्री इनिमोन, याद रखिएगा, समुद्री इनिमोन के नाम से जाना जाता है। तो समुद्री इनिमोन के नाम से इनिमोन के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है मेरे दोस्त? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, मेट्रीडियम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो लगाए वो सही लगाए हैं। आगे सवाल बनता है, 17वां प्रश्न है कि पुर्तगाल, याद रखिएगा, पुर्तगीज, याद रखिएगा, मैन ऑफ बार, याद रखिएगा, पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है ये बताइएगा। 17वां प्रश्न का जवाब है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए लगाए हैं, फाइसेलिया, याद रखिएगा, वो सही जवाब लगाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। अमृत, याद रखिएगा, अमृत का गुण पाया जाता है। फास्ट करेंगे मेरे दोस्त, स्पीड के साथ ऑप्शन का आंसर का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में देखता रहूँगा, याद रखेंगे। तो अमृत का गुण जो है पाया जाता है, किस में पाया जाता है ये बताइएगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए हैं हाइड्रा, वो सही लगाए हैं, याद रखिएगा, हाइड्रा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा आगे सवाल है, 19वां प्रश्न है। चिपटे कृत्रिमों जिसे वर्म कहते हैं को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो बताइएगा, चिपटे हुए जो कृत्रिम होते हैं, फ्लैट वर्म जो होते हैं, किस संघ के अंतर्गत आते हैं? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, प्लेटी हेल, याद रखिएगा, नाम ही है इसका, प्लेटी हेल्मीथीस, याद रखिएगा, प्लेटी हेल्मीथीस, याद रखिएगा, बोलिएगा, याद रखेंगे। थोड़े से उच्चारण से थोड़े हो सकते हैं स्पीड में, तो आप उच्चारण करके समझ लीजिएगा मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, 20वें प्रश्न की ओर चलेंगे। फीता कृत्रिम मतलब टैप वर्म, फ्लैट वर्म को आप जान गए, अब टैप वर्म आ गया। किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो कौन सा प्राणी है ये बताइएगा। तो 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, उसी का है, किसका? फ्लैट कहिए, टैप कहिए, तो क्या नाम है इसका? डी है प्लेटी हेल्थमीज, याद रखिएगा, प्लेटी हेल्मंथीस, याद रखिएगा। चलेंगे 21वां प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन, अगर नहीं उच्चारण हो रहा है तो आप लोग तोड़ के कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं फास्ट करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा उच्चारण में फास्ट हो रहा है, तो आप क्षमा करेंगे, आप थोड़ा कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। गोल कृत्रिम, याद रखिएगा, गोल कृत्रिम या सूत्र कृत्रिम को किस अंग के अंतर्गत रखा गया है? तो गोल कृत्रिम या सूत्र जो कृत्रिम है वो बताइए किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? फर्स्ट बताना मेरा दोस्त, सोच रहा हूँ बायोलॉजी को समाप्त कर दूं। तो बताइएगा 21 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, नीमेथेल्मी, याद रखिएगा, थेल्मी थीच, याद रखिएगा, थेल्मी थीच, याद रखिएगा, बोलिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग है उत्पन्न होता है, बताइएगा, फाइलेरिया नामक रोग जो है उत्पन्न होता है, किससे होता है ये बताइएगा। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, वर्चुअल वेन क्राफ्टी द्वारा होता है, याद रखिएगा, फाइलेरिया नामक रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। जो भी मेरे दोस्त VVI प्रश्न है ये ध्यान रखिएगा, जो भी मेरा पीछे का बायोलॉजी का देखे होंगे ये स्पेशली फास्ट आप कर सकते हैं, सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करेंगे। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, फेरीटीमिया, याद रखिएगा, फेरीटीमा, याद रखिएगा, पोस्तुमा, याद रखिएगा, फेरीटीमा पोस्तुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइएगा, इसमें से 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 23वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, केचुआ, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, केचुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। केचुआ में कौन सा रक्त जो है वर्णक उपस्थित होता है? तो केचुआ में कौन सा रक्त जो वर्णक है उपस्थित होता है ये बताइएगा। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, हीमोसायनिन है, याद रखिएगा, हीमोसायनिन जो होता है केचुआ के कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होते हैं? तो हीमोसायनिन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है ये बताइएगा। आप सही जवाब दे सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, 3 होते हैं, याद रखेंगे, 3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 26वां प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? बताइएगा, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण का जो है कारण होता है ये बताइएगा। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, स्तनधारी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 27वां प्रश्न है,
उत्पन्न होती है। लाह जो उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा लाह उत्पन्न जो होती है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कीटों के शरीर में श्रवण से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज़ मैं करवा चुका हूँ, ये रिपीट करवा रहा हूँ, इसीलिए स्पीड करवा रहा हूँ कि छूटे नहीं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम जो है प्राप्त किया जाता है, कैसे करते हैं ये बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, रेशम कीट में प्यूपा से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है क्या होता है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा मिंग गोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। मिंग गोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे सवाल है 30वां प्रश्न, निद्र रोग मतलब जो सोने वाली बीमारी जो होती है फैलती है किससे फैलती है ये बताइएगा। कौन से मक्खी से फैलती है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा शीशी मक्खी से फैलती है, याद रखिएगा शीशी मक्खी से फैलती है, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे 30वां प्रश्न की ओर चलेंगे, मनुष्य में कालाजार जो होता है, कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर है। कालाजार या जार हो सेम ही होता है, याद रखेंगे। तो फैलने वाला जो मच्छर है क्या है बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, सैंड फ्लाई होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 32वां प्रश्न है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है बताइएगा। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है ये बताइएगा। 32 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, माधव एनोफीसिया नाम है, याद रखिएगा। मादा मतलब महिला मतलब लेडीज के लिए मादा एनोफीसिया होता है, याद रखिएगा। कटक फिश के नाम से जाना जाता है, कटक फिश के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। कटक फिश के नाम से जाना जाता है, तो रखिएगा शिपिया नाम है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे ऑक्टोपस, याद रखिएगा ऑक्टोपस है एक क्या है, ऑक्टोपस क्या है ये बताइएगा। ऑक्टोपस एक क्या है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, मृदु कवच है, याद रखिएगा मृदु कवचीय है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 35वां प्रश्न है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 8 होती है, ये ध्यान रखिएगा। 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 36वां प्रश्न है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस अंग का संघ का प्राणी है बताइएगा। तारा मछली जो है स्टार फिश जो है निम्नलिखित में से किस संघ की प्राणी है ये बताइएगा। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 36वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, इकाइयों डर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा नाम है इसका, याद रखेंगे तारा मछली का, ठीक है। आगे चलेंगे 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे, मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है। VVI प्रश्न है, अब पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है ये बताइएगा। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी होगा, याद रखिएगा गिल्फ से कहते हैं, याद रखेंगे। गिल्फ मते बताइएगा गलफड़ा से होता है, क्या सही बोला मैंने, यस सही बोला। चलिएगा 38वां प्रश्न की ओर चलेंगे, मछलियों के हृदय की विशेषता है, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा मछलियों की हृदय की अगर विशेषता की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, इनमें से केवल अशुद्ध रक्त जो है होता है, याद रखेंगे। आगे सब अब चलेंगे 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वास्तव में मछली है। कौन सा जीव जो है आपको वास्तव में मछली है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, समुद्री घोड़ा जो है वास्तव में मछली है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 40वां प्रश्न की ओर चलेंगे, समुद्री घोड़ा सी हॉर्स जो है किस वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा जो है सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है ये बताइएगा। 40वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, याद रखिएगा मत्स्य, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 41वां प्रश्न है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा संसार में किसकी जीव की संख्या जो है सर्वाधिक है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मछली का है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, सबसे विषैला मछली है बताइएगा कौन सा है, जो है विषैला मछली कौन है ये जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए। अब रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। साइंस का हो चुका है लेकिन मैं रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको फिर से साइंस रिपीट हो जाए, क्योंकि साइंस में 25 क्वेश्चन आना है तो आना है। तो सबसे विषैला मछली कौन है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा पाषाण मछली जो होता है, याद रखेंगे वो सबसे विषैला है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 43 का आंसर का जवाब दिए, मेढक का लार्वा कहलाता है। मेढक का लार्वा जो है क्या कहलाता है ये बताइएगा। 43 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा क्या होगा, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है ये बताइएगा। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा प्यूपा, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है, मेढक के हृदय में
याद रखिएगा मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं बताइएगा। मेढक के हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 44वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 3 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 45 का आंसर का जवाब दीजिएगा। नर मेढक मादा, याद रखिएगा नर मेढक और मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि बताइएगा, मतलब नर मेढक जो है मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि, ये बताइएगा। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो 45 का आंसर का जवाब आपके सामने है मेरे दोस्त। चलिए जल्दी जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाक कोष्ठ के कारण होता है। वाक उसका कोष्ठ, वाक कोष्ठ मतलब बोलने वाली जो कोष्ठ होती है के कारण होता है, याद रखिएगा दोनों में। चलिएगा 46 का आंसर का जवाब दीजिए। सिक्त रक्तीय प्राणी है, कौन सा है सिक्त रक्तीय प्राणी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका जो है सिक्त रक्तीय प्राणी है। जैसे मेढक भी, मछली भी और छिपकली तीनों है, याद रखेंगे। चलेंगे फटाफट खत्म करेंगे मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। 47 का आंसर का जवाब दीजिए। निम्न तापक्रम, याद रखिएगा निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की जो है प्रसुप्ति जो होता है को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 47 का आंसर का जवाब दीजिए तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा हाइबरनेशन कहते हैं, याद रखिएगा। प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 48 का आंसर का जवाब देंगे। 48 है कि उच्च तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, बताइएगा। उच्च ताप पर जो है किस जंतु को प्रसुप्ति कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 48 का आंसर का जवाब दीजिए तो रखिएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा एस्टिवेशन कहते हैं, याद रखिएगा एस्टिवेशन कहेंगे, याद रखेंगे। चलिएगा 49 का आंसर का जवाब दीजिए। नृशंक प्राणी जो होता है, नृशंस, याद रखिएगा नृशंस प्राणी जो होता है निम्न में से कौन सा है, बताइएगा। आपके सामने 49 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी कछुआ, याद रखेंगे। क्या बोलिएगा, ऑप्शन नंबर डी कछुआ, याद रखेंगे। 50वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किस जंतु में आश्रु ग्रंथि जो है नहीं होती है, कौन से ऐसी जंतु है जिसमें आंसू गिरता ही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 50 का आंसर का जवाब देंगे तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा घड़ियाल का आंसू गिरता ही नहीं है, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है 51 का आंसर का जवाब देंगे। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है, मतलब विषैला जो सांप है उसमें विष जो है ग्रंथियां परिवर्तित होती है, कहाँ परिवर्तित होती है ये सवाल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा लार ग्रंथि से होती है, ये ध्यान रखिएगा। 52 का आंसर का जवाब देंगे। सबसे विषैला सर्प है, कौन सा सबसे विषैला सर्प है, इस अनुसार आपके आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। करेता जो है सबसे विषैला सर्प है, यह ध्यान रखिएगा। घोंसला, याद रखिएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, बताइएगा, उसका नाम बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, यह ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा किंग कोबरा जो है आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, याद रखेंगे। 58 का आंसर का जवाब दीजिए। डायनासोर जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो डायनासोर जो है निम्नलिखित में से क्या है ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा लुप्त सरीसृप है, याद रखिएगा सरीसृप है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 55 का आंसर का जवाब दीजिए। डायनासोर क्या थे ये बताइएगा। डायनासोर को किस कैटेगरी में रखा जाता था ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक सरीसृप में रखा जाता था, याद रखेंगे। 56 का आंसर का जवाब दीजिए। समुद्र सर्प को कहा जाता है, समुद्र सर्प को क्या कहते हैं, समुद्रीय जो सांप होते हैं उससे क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो याद रखिएगा उस हिसाब से आपके सामने ऑप्शन नंबर हाइड्रोफिश को हम लोग समुद्री सर्प कहा जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोफिश, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा 57 का आंसर का जवाब दीजिए। पक्षियों की हड्डियां होती है, तो पक्षियों की हड्डियां जो है होती है कैसी होती है, तो याद रखिएगा वातिल होती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, याद रखेंगे। 58 का ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाएं। सबसे छोटा पक्षी का नाम बताइए, तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा जो है आपका बड़ा है ये, याद रखिएगा सबसे बड़ा है कौन, शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा जो है हिमी बर्ड्स है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, याद रखेंगे। तो जिन्होंने 59 का आंसर का जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वो सही जवाब दिए हैं। आगे सवाल बनता है, आगे सवाल 60 का जवाब दीजिए। आर्कियो जो है आर्कियोपेट्रिक्स, याद रखिएगा आर्कियोपेट्रिक्स जो है क्या है बताइएगा इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। 60,
का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। याद रखिएगा सर्व पुरातन पक्षी है। याद रखिएगा जुरासिक युग का, याद रखिएगा सर्व पुरातन जो है पक्षी है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 61 का आंसर का जवाब दीजिए। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी को जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, क्या है? सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, उसका नाम बताइए। तो आप जानते हैं उसका नाम ऑस्ट्रिच है, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। याद रखिएगा उड़ने से ज़्यादा दौड़ने में तेज है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 62 का पावो क्रिस्टेसस, पावो जो है क्रिस्टेसस, याद रखिएगा पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बताइएगा पावो क्रिस्टेसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, ये बताइएगा। 62 का आंसर का जवाब दीजिएगा। मोर का नाम है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी में दांत थे? बताइएगा किस पक्षी में जो है दांत होते हैं, ये बताइएगा। थे, इस सवाल में जवाब दीजिए। 53 का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑर्कियो पेट्रिक्स में जो है दांत होते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि उल्टी जो है उड़ान भरने वाला पक्षी का नाम बताइएगा। उल्टी उड़ने वाले पक्षी का नाम बताइएगा, उसका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा हिमी बर्ड जो सबसे छोटा पक्षी है वही उल्टा उड़ता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, एक मिनट। आगे सवाल बनता है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो आप जानते हैं डॉल्फिन जो है मछली के वर्ग में आएगी, मत्स्य जो है वर्ग में आती है, स्तनधारी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार तो दोनों है, तो आप बताइएगा क्या होगा? 65 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है, याद रखिएगा। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जो है कौन है, बताइएगा। सबसे जीवित बताइएगा, अभी भी सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ा याद रखेंगे। 66 का आंसर का जवाब दीजिए, याद रखिएगा नील व्हेल जो है आपका सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। स्तनी के हृदय, याद रखिएगा स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे। आगे सवाल चलेंगे, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मतलब कोष्ठ होते हैं, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 68 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे 69 का क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस, याद रखिएगा होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखिएगा ये जो है आधुनिक मानव का नाम है, आप भी जानते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाए वो सही लगाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल है 70 प्रश्न, बिल्ली की आँख जो है रात में क्यों चमकती है? तो बिल्ली की आँखें जो है रात में क्यों चमकती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है, याद रखिएगा टेपिटम लूसिडम के कारण चमकता है बिल्ली का आँख रात में, याद रखेंगे। चलेंगे आगे। सवाल बनता है 71वां के अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होता है, क्या होता है बताइएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, अल्ट्रासोनिक तरंगें जो है उत्पन्न होती है, इसलिए उड़ने में वो समर्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। चलिएगा, ये थोड़ा धुंधला है लेकिन सही है। अंडा देने वाला स्तनधारी है, अंडा देने वाला जो स्तनधारी है कौन है? तो याद रखिएगा प्लेटिपस है। चलिए 73वां प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? बताइएगा। नियत तापी प्राणी अगर बात करें तो याद रखिएगा चमगादड़ है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ। आगे सवाल बनता है 74वां प्रश्न कि स्तनपायी, याद रखिए स्तनपायी में उत्सर्जनी उत्पाद जो मूत्र में अधिकता में पाया जाता है, बताइएगा किस में पाया जाता है? ये सवाल का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया अम्ल में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मूत्र की बात करें तो यूरिया को याद कर लेंगे। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्राकृतिक होती है तो कहाँ होती है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, ये बाह में होती है, याद रखिएगा। बाह क्रम में आगे होती है, याद रखिएगा बाहर की ओर होती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है जानवरों की एक जाति द्वारा जो है उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित जो है किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे आपका सी होगा, फेरोमोन है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलेंगे 77 का आंसर का जवाब दिए, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है बताइएगा 77 का। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, हेपरिन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मछली की अगर बात करें तो व्हेल शार्क है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 79 का आंसर का जवाब दीजिए, अधिकांश कीट जो है सब श्वसन कैसे लेती है? तो अधिकांश अगर श्वसन की बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, वातक तंत्र से लेती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे 80 प्रश्न की जो ओर चलेंगे, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रण करने में मदद मिलती है? किसे छोड़ देंगे कि मच्छर जो है गायब हो जाएगा कुओं से? याद रखिएगा, तो याद रखिएगा गैंगबूशिया को छोड़ने से जो है वो मच्छर भाग जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका 2 प्रैक्टिस सेट एक बार आपका हो गया है मेरे दोस्त, एक तरह से महा मैराथन हो गया है। तो तैयार रहिए और सब प्रैक्टिस सेट करके कमेंट बॉक्स में करें कि इतनी स्पीड में जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए स्पीड में करवा के बायोलॉजी खत्म कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय मेरे दोस्त, टेक केयर।